क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, बस चंद घंटे बाकी हैं। जी हां, चंद घंटे बाद भारत और पाकिस्तान की टीम की भिड़ंत होने वाली है, लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। इतिहास से लेकर हाथ मिलेंगे या नहीं, इसको लेकर पाकिस्तानी काफी परेशान नजर डालिए। देखिए कुछ तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। इस मैच से पहले भारतीय टीम कोलंबो एयरपोर्ट पहुंची है, जहां भारतीय टीम का जोरदार अभिनंदन स्वागत हुआ है। नजर डालिए। चलिए, ये अभिनंदन की जोरदार स्वागत की तस्वीरें तो आपको हम दिखा दी, और इसके बाद एयरपोर्ट से भारतीय क्रिकेट टीम होटल के लिए रवाना हो गई। ये भी तस्वीरें, ये देखिए, होटल के लिए पूरी टीम इंडिया तैयार। एयरपोर्ट से टीम होटल रवाना हुई। खिलाड़ी अपने अपने स्थान लेते हुए कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में, ये देखिए। देखिए, इस महामुकाबले से पहले शाम को भारतीय टीम ने कोलंबो में जोरदार प्रैक्टिस भी की है। इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। ये देखिए, अभ्यास करते अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया का ये अभ्यास, कुलदीप यादव, और ये तस्वीरें। ये तो भारत की हमने बात कर ली। उधर ना करते पाकिस्तानी टीम भी कोलंबो पहुंची गई आखिरकार। आईसीसी के हंटर के डर से पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था, नो विकल्प। देखिए, देखिए, हाई वोल्टेज मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने भी प्रेमदासा स्टेडियम में अभ्यास किया जोरदार। मैच को लेकर जोश। भारत और पाकिस्तान दोनों ही खेमे में। दोनों टीमों के फैंस क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। यार, बाप बेटे की लड़ाई है। बाप ही जीतेगा, बेटा थोड़ी जीतेगा। बाप ही जीतेगा, बेटा थोड़ी जीतेगा। पाकिस्तान हमेशा ही हारता है यार। पिटाई तो उनकी होनी है, अभिषेक करे या कोई और करे। ये मुकाबला कल है, लेकिन पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर भारत की जीत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में आरती पूजा हो रही है। देखिए, सुनिए। सहस्रपाद सभूमिगो सर्वदस्यादिष्टदशाङ्गुलम् पुरधैरेदग्रो सर्वञ्जदभूतञ्जदभाव्याम् गोताम्रे तद्वयेसानोज्जलन्नादिरोधि श्रीतापानिकेहारोज्जादोऽप्यवाङ्गितामकासनानसमे। डमरू बज चुका है, शंख बज चुका है। मैच से पहले ही पाकिस्तानी खेमे में टेंशन लेकिन बढ़ गई है। पाकिस्तानी डगआउट में अचानक एक सांप आने से हड़कंप मच गया। तस्वीर देखिए। जीतेगी जीतेगी 100% जीतेगी। इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और 8-1 से पाकिस्तान को हराएगी। हारने के लिए ही खेल रहा है पाकिस्तान। पहले भी मारा था, अब भी मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए
कोलंबो तैयार है। भारत पाकिस्तान मैच को देखने के लिए दुनिया भर से क्रिकेट प्रेमी कोलंबो पहुंच चुके हैं। तो ब्लैक में भी मिली तो ले लेंगे। मतलब ब्लैक में भी लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं जी, अगर दे दें ब्लैक में तो ले लेंगे। टिकट से लेकर होटल तक के लिए कोलंबो में टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन असल मैदान पर मैच होने से पहले पाकिस्तानी खेमा टेंशन में है। बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हो, दे नो हाउ टू प्ले। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहां थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं। मैच जीतने के चांसेस यहाँ पर इस स्टेडियम में बेहतर है, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट लगातार बड़े शॉट खेलना आसान नहीं। बस सबको इंतजार रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच पर है। बिल्कुल, तो कल बहुत महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है भारत बनाम पाकिस्तान। वैसे हमेशा से ही हाई वोल्टेज रहा है, लेकिन बात विश्व कप की होती है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं जो मैच भारत बनाम पाकिस्तान होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा मैच है, ये T20 विश्व कप का ये सबसे बड़ा कल अब मैच होने जा रहा अब तक, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का ये मैच है। कोलंबो में ये मैच होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट के सबसे बड़े इस मुकाबले में अब बस कुछ ही घंटे शेष हैं और दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट फैंस को मुकाबले का इंतजार है। इस मैच पर 4,500 करोड़, सही सुन रहे हैं आप, इस मैच पर 4,500 करोड़ से अधिक का दाव लगा हुआ है। मैच के साथ विज्ञापन, प्रसारण अधिकार, टिकट बिक्री से कमाई होती है। कभी पाकिस्तान के मैच ना खेलने पर क्रिकेट जगत हैरान था। आईसीसी से लेकर श्रीलंका बोर्ड ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, मैच नहीं होने से आईसीसी को करोड़ों का नुकसान होता, पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन उठाए जा सकते थे। और इसी डर से ये जो पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तानी टीम को मैदान में वापस लौटना पड़ा। मैच के दौरान विज्ञापनों से ब्रॉडकास्टर्स को 300 करोड़ की कमाई होगी। 300 करोड़। अगर मैच ना होता तो दोनों टीमों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता। कमाई के मामले में भारत पाकिस्तानी क्रिकेट मैच का कोई सानी नहीं है, दुनिया जानती है। कोई भी दूसरा क्रिकेट मैच इसके आसपास भी नहीं आता। दोनों ही टीमें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंच चुकी हैं और जहां मैच से पहले दोनों टीमों ने आज जमकर प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। भारत और पाकिस्तान के फैंस भी कोलंबो पहुंच चुके हैं। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड। अगर बॉल बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ तेज़ नई गेंद थोड़ा बल्ले पे बेहतर आ सकती है, लेकिन पहले जो एक दो बैट्समैन है वो बता देंगे कि इस पे 150 160 विनिंग रन है और कभी कभी 220 रन भी ऐसा लगता है कि आराम से बन जाएंगे। तो हम जो पहले भी चर्चा कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, अगर 170 बन जाता है तो आपके मैच जीतने के चांसेस यहाँ पर इस स्टेडियम में बेहतर है, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट लगातार बड़े शॉट खेलना आसान नहीं है। भारतीय टीम भी वहाँ अभ्यास कर रही है और जितना बड़ा वो मैदान है वो गेम की पेस और टोन सेट करेगा। वो पहले वो 6 ओवर 36 गेंदें पावर प्ले में आप किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि अगर शाहीन शुरुआत में डालेगा, सईम डालता है, अगर अभिषेक खेल रहे हैं और साथ में ईशान किशन, वो दोनों गेम की पेस सेट करेंगे। और जो पाजी भी कह रहे हैं, पता चल जाता है ना पहले 3-4 ओवर में कि इस विकेट पे कितने रन बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अगर पावर प्ले में आपने एक ही विकेट गंवाई है, फिर आपकी बैटिंग इतनी लंबी है, तो फिर आप प्रेशर डाल सकते हैं स्पिनर के ऊपर। लेकिन हाँ, ये फर्क है कि सीमेंट वाली विकेट नहीं है कि सी बॉल हिट बॉल वाला गेम नहीं होगा। एज अ बैटर आपको पता होना चाहिए यार मेरे रिस्क फ्री बाउंड्री एरिया। उस्मान तारिक की बात हो रही है और कप्तान ने भी बोल दिया मेरा ट्रम्प कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, ये तरीका जो है ना, पाकिस्तान को आड़े हाथों आया है, क्योंकि जब उन्होंने किसी प्लेयर को बिल्डअप किया है, वो बेचारे प्लेयर की जो ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल रहा है और प्रेशर अलग आता है। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने नेक्स्ट वसीम अकरम बनाया था, वो उसके ऊपर वो ऐसा फोकस आया, और फिर बाबर आजम को जो उन्होंने ग्रेट प्लेयर बनाया। तो ये मैं दिक्कत पाकिस्तान की क्या रही है कि एक ग्रेट प्लेयर उनका डेवलप नहीं हुआ जो कि साथ में टीम लेके चले। तो ये तुमने दिखा दिया था एशिया कप वाला, लेकिन कल क्या होगा? कल विश्व कप है, क्या हाथ मिलेंगे, दिल मिलेंगे? या हाथ नहीं मिलेगा? आइए जरा कुछ बातें आपको बताते हैं और कुछ थोड़ा फ्लैशबैक में और कुछ आगे भी। क्यों 2025 थोड़ा सा आप पहले जाइए। 2025 एशिया कप के दौरान सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया था और इसको लेकर पाकिस्तान ने बखेड़ा खड़ा करने की पूरी भरपूर कोशिश की थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद टीम का यह सामूहिक फैसला था और इस फैसले को बीसीसीआई का भी समर्थन हासिल था। अब एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी तो सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार यानी कल हाथ मिलेंगे?
पाकिस्तान ने मैच खेलने को लेकर हाथ मिलाने की भी शर्त रखी थी। जो उन्होंने डिमांड जो किया था उसमें हाथ मिलाने की भी शर्त थी, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की इस शर्त को खारिज कर दिया सिरे से। मौजूदा आईसीसी नियमों के तहत हैंडशेक अनिवार्य नहीं है। सलमान आगा जो पाकिस्तानी कप्तान है, मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने हैंडशेक को लेकर बयान दिया। इसका जवाब हम कल मैदान पर देंगे। मैच अच्छे जज्बे के साथ खेलना चाहिए। खेल जैसे शुरू से खेला जाता रहा है वैसे ही होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव वो क्या कह रहे हैं? ये तो सलमान आगा कह रहे थे, अब सूर्य कुमार यादव जो भारतीय कप्तान है वो कह रहे हैं कि इस पर सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उनका कहना था, सूर्य कुमार यादव ने इसको लेकर सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाथ मिलाने को लेकर टॉस के वक्त हम देखेंगे। अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखेंगे, यानी टॉस के वक्त देखेंगे। कल जैसा होगा वैसा फैसला लिया जाएगा तुरंत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कुछ और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको। कोलंबो में भारत के फैंस पहुंच रहे हैं लगातार, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं और बस उनको तो बस मैच का ही इंतजार है। देखिए, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विज्ञापन की कीमतें काफी बढ़ी जाती हैं, हमेशा बढ़ जाती हैं जब भी अगर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला है तो, और बढ़ चुकी हैं। सारी कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने में जुट चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत कितनी है? 40 लाख तक पहुंच जाती है। यह विश्व कप के बड़े मैचों में 20 से 25 लाख रहता है, लेकिन मुकाबला अगर भारत बनाम पाकिस्तान है तो कीमतें करीब दोगुनी हो जाती हैं। विज्ञापन से ब्रॉडकास्टर को 2000 करोड़ की कमाई का अनुमान है। 2000 करोड़। कंपनियां हर हाल में एड स्पेस चाहती हैं, यानी विज्ञापन। इसके लिए वो मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। इस मैच की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ऐसे में कंपनियां इस मौके को कतई गंवाना नहीं चाहती हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को सबसे ज्यादा 50 करोड़ तक दर्शक मिल चुके हैं। 2011 विश्व कप सेमीफाइनल की बात करें तो दर्शक कितने? भारत और पाकिस्तान 50 करोड़ दर्शक। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 40 करोड़ दर्शकों ने देखा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैच 32 करोड़ दर्शकों ने देखा था। 2015 विश्व कप ग्रुप मैच की बात करें तो 31 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने इसे देखा था। क्रिकेट के सबसे ज्यादा देखे गए 10 मैचों में 6 भारत पाकिस्तान के ही हैं। ये कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स आप सभी तक हमने रखी, आंकड़े रखे हमने, लेकिन जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनमें किस तरह की दिलचस्पी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी भावनाओं को रखते हैं आपके सामने। यार बाप बेटे की लड़ाई है, बाप ही जीतेगा, बेटा थोड़ी जीतेगा। कभी कभार बाप मस्ती में तो हार सकता है, नहीं अब के पूरी फुल जोश में। अभिषेक देखना कैसे चक्कर छोड़ाता है उनके। बहुत इंडिया ही जीतेगा। तैयारी क्या होती है? इंडिया जीता हुआ है हमारा, पाकिस्तान हमेशा ही हारता है यार, कमाल है। माता की जय। आपको तो पता ही है क्या रिजल्ट क्या होने वाला है, इंडिया ही जीतेगी और हमारा भी यही सोचना है कि इंडिया ही जीतेगी, कि बाप तो बाप ही है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ही जो ओपनिंग करेंगे और अच्छी शुरुआत भी देंगे वो लोग। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जहाँ तक की जाए तो आपको पता ही है नेल बाइटिंग होता है वो बिल्कुल ज्यादा बढ़िया सा। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि इंडियन टीम भी अभी कोई इतना खासा अच्छा खेल नहीं रही है, वो 1-2 प्लेयर पे डिपेंडेंट है। छक्के मारने तो आसान नहीं होगा, ड्यू भी आएगा तो बढ़िया होगा मैच। जीतना तो इंडिया को है, बस कितनी बुरी तरह से पिटाई करते हैं, बस चॉइस देखना वो देखने वाली चीज है। देखो पिटाई तो उनकी होनी है, अभिषेक करे या कोई और करे, उनका नसीब है किससे पिटना है, पिटना जरूर है। इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है हमेशा से बोलता है कि हम जीतेंगे, बट 200% इंडिया जीतने वाला है। पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का खौफ है और वो खौफ, अब मैं बोल रहा हूँ आधा मैच तो वो इसी से हार गए होंगे कि अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, तो मेंटली तो वो हार चुके होंगे। क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल के दिन का, जब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला और महाशिवरात्रि भी है। तो फैंस तो ऐसे ही मान रहे हैं कि सब कुछ इधर ही है, पॉजिटिव, सकारात्मक। आइए कुछ डिटेल्स आपके बीच हम रखते हैं हर हर महादेव के साथ। कोलंबो में कैसा है भारतीय टीम का रिकॉर्ड और साथ ही T20 में पाकिस्तान भारत के सामने टिकता कहां है, जरा ये जान लीजिए। उसके पहले ये तस्वीरें दोनों ही टीमों की हम दिखा रहे हैं। कोलंबो में जो प्रैक्टिस हो रही है, एक तरफ पाकिस्तानी टीम और दूसरी तरफ भारतीय टीम, दोनों पसीना बहा रहे हैं मैदान में। और अब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 मैचेस हुए हैं।
और भारत ने कितने जीते हैं देखिए जरा, आइए आपको नजर डाल लेते हैं। भारत ने 7 जीत 8 में से, और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 1 जीत गई हुई है। यह इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको बता दें T20 मैच अब तक जो हुए हैं, भारत बनाम पाकिस्तान 16 मैच, भारत 13 जीत और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 3 जीत। कितना बड़ा यह गैप है, 13 बनाम 3। और कोलंबो में जो भारत का T20 मैच का रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, 15 मैच अभी तक टीम इंडिया ने वहां पर कोलंबो में खेले हैं और 11 में जीत हासिल हुई है टीम इंडिया को, जबकि 4 में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो हर एक आंकड़े ना कोलंबो के लिहाज से भी बेहतर है, T20 के लिहाज से भी बेहतर है। और भारत बनाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भारत का पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर है। देखिए, पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि वो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा इस मैच में खेलें। इस पर सूर्य कुमार यादव ने भी मजेदार अंदाज में उनको जवाब दिया है। तो किसने क्या कहा, सुनते हैं सीधा। मैं अभी कोलंबो है, केंद्र में है इस वक्त। कोलंबो पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपने पर खींच रहा है। इस मैच से श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को भी करोड़ों का फायदा होने जा रहा है। ये तस्वीर एक नजर डाल लेते हैं, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। भारत पाकिस्तान मैच से श्रीलंका को खूब फायदा पहुंच रहा है। मुकाबले के लिए फैंस भीड़ कोलंबो पहुंच चुकी है। मुकाबले के लिए आपको बता दें कि पूरी तैयारी तो है। इसका असर ऐसा है कि फ्लाइट टिकट काफी महंगे हो चुके हैं और श्रीलंका का टूरिज्म को जबरदस्त फायदा पहुंच रहा है। कोलंबो के लिए बुकिंग में करीब 65% इजाफा हो चुका है। दिल्ली से कोलंबो जाने का टिकट 90,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। मुंबई से कोलंबो की टिकट भी 1 लाख रुपए से महंगा है। सामान्य दिनों के मुकाबले टिकट की डिमांड 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। कोलंबो में होटल बुकिंग में भी इजाफा देखने को मिला है और स्टेडियम के आसपास वाले होटल के किराए काफी बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा। होटल के कमरों के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बड़े होटल्स का किराया अगर बात कर लें तो उसमें 1.14 लाख तक वो पहुंच गया, मतलब 1.25 लाख रुपए का एक रूम मिल रहा है। आम दिनों में इन होटल्स का किराया 30,000 रुपए मात्र रहता था और फ्लाइट और होटल कमरों का किराया सिर्फ कल तक महंगे हैं। देखिए, 15 फरवरी के बाद बुकिंग रेट फिर से कम होते सीधे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सेंसेक्स आप देखते हैं एकाएक और एकाएक, तो वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहां दिख रहा है सिर्फ मैच के लिए भारत पाकिस्तान। लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच को मैदान में देखने का सबका सपना पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि सारे टिकट्स बिक चुके हैं और लोग ब्लैक में टिकट्स की तलाश में लग चुके हैं। देखिए, टिकट कहीं से भी नहीं मिल रही हमें। तो आप तो काउंटर पे गए थे पूछने अभी? हाँ, तो वो कहते हैं कि ऑल सेल्ड आउट है। और अगर मतलब ब्लैक में मिली तो आप ब्लैक में भी टिकट? जी, तो ब्लैक में भी मिली तो ले लेंगे। मतलब ब्लैक में भी लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं? जी, अगर दे दें ब्लैक में तो ले लेंगे। कितना मुश्किल मिला मैम टिकट? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। हाँ, बहुत टफ था हमें टिकट मिलना और जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद और भी लग रहा था कि नहीं होगा मैच, पैसा बर्बाद हो जाएगा। बट फाइनली वी गॉट इट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत मुश्किल से मिला टिकट, क्योंकि लिंक था वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आ रहा था और 2 मिनट में ही पूरा टिकट जा रहा था। तो 5 मिनट पहले से लॉग इन करके बैठ के फिर टिकट के लिए दबाओ। अब आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तानी जनता है, पाकिस्तानी अवाम है, वहां के क्रिकेट प्रेमी और वहां के जानकार हैं, जो खुद मान रहे हैं कि इंडिया का पलड़ा कितना भारी है। अभिषेक शर्मा से सब खौफ में डरे हुए हैं। लेकिन आइए आपको कुछ बता देते हैं कि कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मुकाबले को लेकर। देखिए, अब ये जो महामुकाबला है, इसके पहले दिग्गज क्या कह रहे हैं। कपिल देव की अगर बात करें, पूर्व क्रिकेटर, हमारे चैंपियन क्रिकेटर, T20 विश्व कप में कौन सी टीम भारी पड़ती है, तो ये इस वक्त कहना मुश्किल है। वो कह रहे हैं भारत फेवरेट है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। और कमरान अकमल क्या कह रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि टीम इंडिया फेवरेट है। भारतीय टीम 2 साल से सीरीज नहीं आ रही है, सब मैच विनर्स से कमाल का क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारा दिन रहा तो जीतेगी पाकिस्तान, ये कहना है उनका। और हमारे टाइगर सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेट कप्तान भारत, वो क्या कह रहे हैं कि उम्मीद है फैंस को अच्छा गेम देखने को मिलेगा। ऐसे भिड़ंत को लेकर अलग प्रेशर होता है, लेकिन भारतीय टीम बेहद शक्तिशाली है। पिछले रिकॉर्ड्स भी भारत की मजबूती दर्शाते हैं। और हरभजन सिंह, पूर्व क्रिकेटर, ये भी चैंपियन क्रिकेटर, कह रहे हैं कि भारतीय टीम कल कोलंबो में जलवा दिखाएगी। टीम इंडिया जैसे खेलती आ रही है वैसा ही खेले। पाकिस्तानी स्पिनर्स को बेहतर तरीके से खेलना होगा। जो भी हो, भारतीय टीम जीत का परचम लहराएगी, ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी मानते हैं कि भारतीय टीम को हराना कतई आसान नहीं है। सुनिए। इंडिया को फेवरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हो,
दे नो हाउ टू प्ले, और वो है स्ट्राइक रोटेशन। उनके जितने बैटर्स हैं ठीक है, वो बहुत स्ट्रोक मेकर्स हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहां थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं, और इंडिया के पास वो स्पिनर्स हैं, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब ये एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये टीम गेम है, और टीम गेम में मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो टफ टाइम जरूर दिया जा सकता है इंडियन टीम को। देखिए, प्रेशर तो होता ही है, पाकिस्तान इंडिया का मैच और स्टार बनने का मौका होता है, और नो डाउट इसमें इंडिया फेवरेट ही है। हम खुद तारीफ कर रहे हैं, जैसे बासत भाई ने कहा 2 साल से कोई सीरीज नहीं आ रहे और कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं मॉडर्न डे की, और सारे के सारे मैच विनर है। उस्मान तारिक का नो डाउट हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ है, बैटर्स पे ठीक ठाक प्रेशर होगा, उसको देख के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारी टीम के लिए चैलेंजिंग है वो है वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव अगर खेलता है तो वो हमारे बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे वो बैटर्स पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। वो रन्स करेंगे ना तो हमारे पास बॉलर्स ऐसे हैं वो कंटेन कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भी होगा तो वो भी यही बोलेगा कि इंडिया फेवरेट है, क्योंकि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो बहुत बड़ी टॉप क्लास खेल रहा है। T20 इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, हम 11 में से कोई भी बैटर खड़ा हो जाए वो 2 ओवर में मैच जितवा देता है। इसमें अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में साहबजादा जिस तरह अभी 2 मैच खेला है, नेवर नो कि वो अच्छा परफॉर्म कर दे, नीचे से शदाब अच्छा परफॉर्म कर दे। एक बैटर मैच जितवा सकता है बैटिंग करते हुए, और एक बॉलर एक ओवर में 2 आउट करके मैच जितवा सकता है। यह है T20 की अच्छी बात। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलते हैं तो अच्छा हुआ खेल रहे हैं। बड़ा मैच भी, पर बड़ा मैच सभी है। आज भी बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, वो भी बड़ा मैच है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा मैच होगा, इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी बड़ा मैच होगा, तो सारे बड़े मैचेस है। इंडिया पाकिस्तान हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया मेरे हिसाब से फेवरेट्स है। पास्ट रिकॉर्ड भी वही बोलते हैं, बहुत मैचेस जीते हैं, लेकिन कल देखो क्या होता है। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मुझे लगता है कि वो मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। और टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है। उम्मीद करते हैं कि जैसे खेलती आ रही है उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि देखो कभी वो टीम मैचेस नहीं होती है तो पूरी वर्ल्ड की न्यूज बन जाती है, और ये मैच हो रही है, और इंडिया पाकिस्तान मैच किसको मजा नहीं आता है देखने के लिए, सबको मजा आता है, और बिल्कुल इंडिया जीतेगी। एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से तैयार हैं और सबकी अपनी अपनी राय आपने सुना। देखिए, एक्साइटमेंट तो इस मैच को लेकर होता ही है। भारत बनाम पाकिस्तान जब भी इतिहास गवाए, और कल विश्व कप का यह मैच है। अब कल के मैच में क्या बारिश खलल डाल सकती है? कोलंबो का मौसम कैसा है, जरा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपडेट हम सब तक मिल रहा है और आप सभी तक भी हम पहुंचा दें, ये जानना जरूरी है। देखिए, कल कोलंबो में बारिश की संभावना 50 से 80% है, ये बताया जा रहा है। टॉस के वक्त बारिश की संभावना 49% के करीब है। मैच के दौरान 42% तक तेज बारिश का अनुमान है। ऐसे में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा देर बारिश हुई तो मैच छोटा हो सकता है, ओवर्स काटे जा सकते हैं, और 30 से 60 मिनट की देरी से 2 से 5 ओवर्स कम किए जा सकते हैं। वहीं 2 घंटे की देरी से मैच 5 से 10 ओवर घटाया जा सकता है। और अगर यह मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो जाए तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेंगे, और जिसके दोनों को फायदा होगा या नुकसान भी कह सकते हैं। दरअसल अभी भारत और पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं, दोनों ने मैच जीते हैं अपने। अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों के 5 अंक हो जाएंगे, और सुपर 8 स्टेज के लिए भारत पाक क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैच के धुलने की संभावना कम है, ये एक अच्छी बात है। क्रिकेट प्रेमियों ने बहुत खर्च भी किया है, जो लोग वहां कोलंबो पहुंच गए हैं, और जो नहीं गए हैं वो टीवी पर इंतजार कर रहे हैं। कल का दिन इन्होंने रिजर्व रखा है कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखना है, संडे रिजर्व। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन इस वक्त श्रीलंका कोलंबो में ही मौजूद हैं, और उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कल के मैच को लेकर कितना एक्साइटेड हैं वो। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए। भोले बाबा से प्रेयर कर रहे हैं कि बारिश ना हो। हाँ, बाकी देखते हैं। आपको लगता है बारिश से डर है कल मैच में? हाँ, जिस तरह प्रेडिक्शंस हैं वो लग तो रहे हैं, बट होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज
थोड़ा मजा खराब हो जाएगा। हमारी स्पिरिट्स बारिश की वजह से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। वी आर स्टिल रूटिंग फॉर टीम इंडिया। हाँ, और बारिश लगता था नहीं ये होगी, पर होगी तो भी पानी निकल जाएगा, तो हम फिर से शुरू कर देंगे। चलिए, अब तो ये बात हो गई भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट की। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि हमने कर ली बहुत पाकिस्तान के बाद। अब पाकिस्तान के बाद चीन की बात, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज चीन बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ लगाई है। तस्वीरें देखिए आप जरा। पीएम मोदी आज खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे और प्रधानमंत्री पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे। इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर की लैंडिंग, और मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये देखिए तस्वीर। और अब लैंडिंग करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ रच दिया इतिहास। उनका भव्य स्वागत भी ऐतिहासिक तरीके से ही किया गया। सीएम हेमंता और नेता अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने भी मोदी का वेलकम किया और वहां भी नारेबाजी हो गई, मोदी मोदी। ये तस्वीर देखिए। तो पीएम मोदी का आज का असम दौरा बहुत खास था कई मायनों में, क्योंकि उन्होंने चीन के बेहद करीब जाकर हिंदुस्तानी वायुसेना का शौर्य देखा। रफाल ने गर्जना करते हुए उड़ान भरी तो मोदी उसे देखते रहे। और सिर्फ रफाल ही नहीं, सुखोई 30 MKI ने भी अपनी ताकत दिखाई है और नई बनी इमरजेंसी हवाई पट्टी से इसने उड़ान भर दी है। देखिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमानों की उड़ान और लैंडिंग का एयर शो देखा और फिर पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया। पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के सम्मान में शहीदों को नमन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के जाबाज अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। तस्वीर एयर शो देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एयरफोर्स चीफ और सीएम भी थे। वहीं पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री को तकनीकी जानकारियां भी दी है। ये देखिए। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस दौर में चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से भारत घिरा है, तब हिंद के शूरवीर अपने शौर्य से सबको चौंका रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। कहीं राफेल गरज रहे हैं तो कहीं सुखोई दुश्मन का गला सुखा रहा है।
असम की धरती पर हिंदुस्तानी रणबांकुरों का ये शक्ति प्रदर्शन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। चीन बॉर्डर पर गरजते विमानों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए और इस शक्ति प्रदर्शन ने नए भारत की ताकत से पूरे विश्व को रूबरू करा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो असम के मोरन बाईपास पर लैंड हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। और पीएम का जो प्लेन है असम के मोरन बाईपास पर लैंड और इसके साथ बाईपास यानी हाईवे पर बने ELF पर प्लेन को उतारा गया। ELF का मतलब होता है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ELF। ये इमरजेंसी के लिए एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और देखिए, हालांकि देश में ऐसा कई बार देखा गया और कई राज्यों में देखा गया है जो कि इमरजेंसी पट्टी बनाई गई। जैसे आपको याद होगा यमुना एक्सप्रेस पे, गंगा एक्सप्रेस पे, वहां पर भी लैंडिंग हुई थी। और असम और इसके पहले और भी कई राज्यों में यह टेस्टिंग हो चुकी है कि कभी कोई आपात सिचुएशन हुई तो आप एयरपोर्ट ना ढूंढने और आप नेशनल हाईवेज पर भी आप लैंडिंग करा सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। और आखिर कैसे आज चीन बॉर्डर पर हिंद का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, आइए जरा बता देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको पहले हम सुनवा देंगे। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसका नजारा डिब्रूगढ़ का एयर स्ट्रिप पर कमांडोज ने दिखा दिया, जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचे और इमरजेंसी में कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झलक भी दिखा दी। देखिए, कैसे चीन पर भारतीय सेना का जो शौर्य है वो भारी है, आइए जरा समझते हैं इसको। आपको बता दें, दक्षिण एशिया में भारत और चीन दो महाशक्तियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नहीं कई युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत का लोहा दुनिया मानती है, जानती है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना मौजूद है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर आता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और कहते हैं कि भारत अपना सैन्य जखीरा डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी यूएस, रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे अलग देशों से हथियार ले रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत ने सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। इस दौरान भारत के 31% हथियार अकेले रूस से आए हुए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के विकास का टारगेट 5% है और वो अपनी सेना पर 7% ज्यादा खर्च कर रहा है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट करीब 7% है, लेकिन भारत ने अपना रक्षा बजट 13% बढ़ाया है। जी, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए है। चीन से गलवान झड़प के बाद भारत की तैयारियां और पुख्ता हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत ने तैयारियों को काफी रफ्तार दी है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक लगाए हैं, तैनात किए हैं। भारतीय वायुसेना को सीमाओं के नजदीक तैनात किया गया है और इतना ही नहीं, बॉर्डर से लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, उसे मजबूत किया गया है और काम तेजी के साथ जारी भी है। अभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नौसेना में भारत सदियों से बड़ी ताकत रहा है, जबकि चीन कमजोर रहा है और उसने समुद्र में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। भारत के पास अनुभव है। चीन बड़ा सैन्य उत्पादक है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर हमेशा शक होता है। मतलब कहते हैं ना, चाइनीज माल, मेड इन चाइना। मन में कुछ और ही विचार आते हैं कि टिकेगा ही नहीं।
हर साल एक जंगी बेड़ा बनाता है चीन, लेकिन गुणवत्ता नहीं परखी गई है। उसके मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, डिफेंस सिस्टम भी सवालों के घेरे में रहे हैं। चाइना बॉर्डर के करीब भारत के इस एक्शन और सैन्य तैयारियों पर ग्रुप कैप्टन एसके शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं, जरा सुनिए। जब इवेंचुअलिटीज आती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे एनिमी को टैकल करना है या फिर हमें अपने नेचुरल डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, अपनी पब्लिक को सेफ्टी या उसकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है, तो उसके लिए भी हम सक्षम हो सकें। इन एनी केस एयरफोर्स में होने के नाते फर्स्ट हम अपनी डिफेंस के बारे में ही सोचते हैं। तो आज जो मोदी जी ने हमें इतना इक्विप और मॉडर्नाइज किया है, हम किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए सक्षम है और तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, तो तब जनता से भी लगातार रूबरू कर रहे हैं पीएम। तभी तो डिब्रूगढ़ पहुंचने पर उन्होंने रोड शो किया और भारी भीड़ देखने को मिली सड़क के दोनों हिस्सों में। देखिए, मोदी मोदी। कुछ ऐसी तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी में भी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। ये देखिए। असम की झलक, असम के कल्चर किस तरह से वहां देखने को मिले। प्रधानमंत्री इसको देखकर गदगद हो रहे थे और हजारों की तादाद में जहां तक निगाहें जा रही थी, जनता की मौजूदगी थी। अब जनता स्वागत करती है और प्रधानमंत्री मोदी उनका सम्मान। तभी तो असम की जनता के फायदे के लिए ब्रिज की बड़ी सौगात दी है। अब देखिए जरा कितना हाईटेक और शानदार पुल तैयार किया गया है। एक इंजीनियरिंग कॉर्प से लंबा एक्स्ट्रा डोज, कुल लंबाई 1240 मीटर, आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु, विकास का महासेतु। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ऐतिहासिक सेतु के निर्माण में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जो लगभग 7 आईफिल टावरों में लगे स्टील के बराबर है। इसके साथ ही इसमें करीब 2.9 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ कठोर परीक्षण किए गए हैं। तो ये पुल है और इसकी विशेषता आप सभी तक पहुंचा दी हमने। देखिए, गुवाहाटी में बने इस पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया। पीएम खुद पुल पर टहलते हुए नजर भी आए। और अब इस पुल की खासियत विस्तार से आप सभी के सामने। पीएम मोदी ने आज जिस ब्रिज का उद्घाटन किया है, उसका नाम कुमार भास्कर वर्मा सेतु रखा गया है, जिसे करीब 3000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल 1.25 किलोमीटर लंबा है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके शुरू होने से यात्रा का समय सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा, यानी लोग 420 सेकंड में गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। 6 लेन का यह हाईटेक तरीके से तैयार किया गया कंक्रीट पुल है और जो भूकंप के बड़े झटकों को झेलने की ताकत रखता है, क्योंकि असम के इस इलाके में भूकंप काफी ज्यादा आते रहते हैं। इसलिए ब्रिज में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। टिकाऊपन के लिए पुल में हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल लगाए गए हैं। ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई जिससे केबल ही पुल को एडजस्ट कर सके, यानी भूकंप आ जाए तो कंक्रीट निर्माण ठहरने के बजाय एडजस्ट हो जाए। भास्कर वर्मा पुल पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा ब्रिज है। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे तुरंत नुकसान का पता लग जाए। सेफ्टी और सर्विस लाइफ के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ये इसकी विशेषता, ये इसकी खासियत। अब आपको इस ब्रिज की खासियत हमने तो बता दिया, लेकिन कुछ वहां से इसको लेकर कुछ लोग तो एक्साइटमेंट हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचा हुआ है, एक सौगात मान रहे हैं और उनकी समय प्लस पेट्रोल ईंधन की भी लागत बचती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, इस दौरान इसको लेकर क्या कहा, यह भी सुनना चाहिए, सुनवा देते हैं। कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था,
कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। चलिए, हमने बात कर ली असम की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की सौगातों की। अब जरा आप सभी को उत्तर प्रदेश में लिए चलते हैं, क्योंकि यहां पर शंकराचार्य को लेकर विवाद है, घमासान है, सियासत है। देखिए जरा, शंकराचार्य को लेकर योगी और अखिलेश में धर्मयुद्ध। अब प्रयागराज के माघ मेला से जो शंकराचार्य और योगी का विवाद शुरू हुआ था, वो रुकने और थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। शंकराचार्य और योगी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। योगी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहे हैं, तो शंकराचार्य ने भी योगी के सीएम कुर्सी को ही सवालों के घेरे में ला दिया। आज योगी गोरखपुर में थे और महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य में विवाद बढ़ता जा रहा है काफी। और करने वाली बात है कि आज शंकर जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि है। देश कल जो शिव भक्त हैं वो आस्था में डूबे हुए हैं, और आज अभी थोड़ी देर के बाद से रात से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। जो प्राचीन मंदिर हैं हर जगह। तो कल योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर हमला बोला था और कहा था कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। समाजवादी पार्टी को पूजना है तो पूजे। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूजे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया, जहां पर उन्होंने यूपी के लोगों को जो उनके बीच रहे फरियाद सुनने के लिए पहुंचे थे। 150 लोगों की योगी ने अपील सुनी और कार्रवाई के तुरंत फौरन आदेश दे दिए। देखिए उनमें से कुछ तस्वीरें आपके सामने। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला था, तो आज बारी शंकराचार्य की थी, अविमुक्तेश्वरानंद की। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि शंकराचार्य हैं तो लिखेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहा है।
कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूरी पर धर्म युद्ध छिड़ा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर दो भगवाधारियों में टक्कर हो रही है। एक तरफ हैं सनातन के सर्वोच्च पद पर दावा ठोकने वाले शंकराचार्य, तो दूसरे तरफ हैं सूबे के मुखिया और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कपड़ा धारण करके कोई यति योगी सन्यासी नहीं हो जाता, उसके लिए वैसा आचरण होना चाहिए। और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। अब तक शंकराचार्य विवाद पर इशारों में बोलने वाले योगी ने जैसे ही सीधी ताल ठोकी तो अभी मुक्तेश्वरानंद बनाम योगी की ये जंग थमने के बजाय फिर भड़क उठी। इसमें सियासत का तड़का लगाने अखिलेश यादव भी कूद पड़े, जो शंकराचार्य के सम्मान में योगी को ललकारने लगे। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। शंकराचार्य होने का सबूत मांगने से शुरू हुआ टकराव अब हिंदू होने और योगी होने के सर्टिफिकेट तक आ पहुंचा है। और अब आपको दिखाएंगे कि कैसे योगी और शंकराचार्य में धर्म युद्ध चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था, कल हर व्यक्ति अपने नाम में शंकराचार्य नहीं लिख सकता। यह बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बड़ा प्रहार था, क्योंकि योगी ने पहली बार इस विवाद पर तीखा बयान दिया। उन्होंने इसमें अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना, कहा कि जैसे हर कोई अपने नाम के आगे सीएम मंत्री नहीं लिख सकता, वैसे ही किसी भी पीठ का आचार्य खुद को शंकराचार्य नहीं बता सकता, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन का ये सर्वोच्च पद बनाया है। लेकिन इसकी मर्यादा है जिसका शंकराचार्य को पालन करना होता है। जैसे आम जनता की तरह ही मुझ पर भी कानून लागू होता है, क्योंकि सीएम होकर भी मैं कानून के दायरे से बाहर नहीं हूं। योगी के वार पर तुरंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पलटवार आ गया। उन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई साधु नहीं बन जाता, कोई नासमझ ही होगा जिसे लगता है कि भगवा पहनने वाले सब साधु हैं। जो खुद पर लगे 40 से ज्यादा मुकदमे वापस ले, वो कैसे कानून मानता है? क्या संविधान, सीआरपीसी या फिर बीजेपी के नियम ऐसा करने को कहते हैं? बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि योगी कभी राजा के दरवाजे तक ना जाए। गद्दी पर बैठना तो दूर की बात है, लेकिन फिर योगी सीएम क्यों बने? यह आपत्तिजनक है कि सदन में खड़े होकर सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। सनातन में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र या सरकारी मान्यता से तय नहीं होती है, बल्कि एक धार्मिक विधि है। यह पलटवार था। योगी ने क्या कहा था जिस पर शंकराचार्य ने पलटवार किया है, सुनिए जरा। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है। परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। वहीं इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी योगी की घेराबंदी में लग चुके हैं, क्योंकि शंकराचार्य विवाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें कूदे हैं। उन्होंने इसे योगी के खिलाफ सियासत का धर्मयुद्ध बना लिया है, क्योंकि अखिलेश खुले तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं और योगी के उन्हें शंकराचार्य नाम मानने पर भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पहन ले कोई जैसे चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। शंकराचार्य का अपमान शाब्दिक हिंसा है और पाप भी है। ऐसा कहने वाले और चापलूसी में मेज थपथपाने वालों को पाप लगेगा।
अखिलेश यादव बोले, जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। भ्रष्टाचार और मुकदमे वापस लेने वाले किसी धर्म पद पर सवाल नहीं उठा सकते। शंकराचार्य पर दिया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस बयान को निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय लगेगा। अखिलेश ने योगी के शंकराचार्य पर दिए बयान पर हमला बोला है, जब योगी ने कहा था हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और अगर वो शंकराचार्य थे तो सपाइयों ने लाठी क्यों चलाई थी, यह भी कहा था योगी आदित्यनाथ ने। इस पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी योगी को जवाब दिया। वो कहते हैं कि सपा ने शंकराचार्य को मारा था, आप भी मार चुके हो। अगर यही परिभाषा है तो आप सपा से अलग कैसे हो सकते हो? जो अहंकार तब अखिलेश पर चढ़ा था वही अहंकार अब योगी पर चढ़ा है। शंकराचार्य बोले, अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका हाल देखिएगा। सीधा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, तीनों को सुनिए। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने किसी को लाठी मारी तो वो गलत मारी, तो उस वही चीज आप कर रहे हो तो आप कहां से सही हो गए? अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो आप भी गलत हो। उस समय वो भी सत्ता के मद में मदान तो हुए थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समय यही जैसा इस समय आदित्यनाथ सोच रहे हैं ना, ऐसा ही उस समय अखिलेश यादव सोचते थे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम साहब को पीट देंगे। तो पीट दिया उन्होंने, उसके बाद जनता ने जो पीटा है तो आज तक पीट ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर इंटरनेशनल, क्योंकि बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बढ़ते विवाद की। क्योंकि सवाल यह उठता है कि एक तरफ परमाणु समझौते को लेकर बात हो रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप खामनेई को सत्ता से हटाने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या खामनेई को ट्रंप हटवाकर ही मानेंगे? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है। यह वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो में इस्तेमाल किया गया। अब यही विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुका है। तस्वीर देखिए, सबसे बड़ा ये दूसरा जंगी बेड़ा है। और अमेरिका के साथ ही इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली नौसेना समंदर में युद्ध की तैयारी में लगी हुई है। इस युद्धाभ्यास में इजराइल की वायुसेना भी शामिल है। और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने खामनेई को खुली धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो यह सबसे अच्छी बात होगी। तेहरान में सत्ता बदलना दुनिया के लिए बेहतर साबित हो सकता है, यानी साफ तौर पर उन्होंने ईरान में तख्ता पलट का संकेत दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना किया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार सैन्य तैनाती और हथियार बढ़ाता चला जा रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी। दावा किया गया कि इस मुलाकात में ईरान समझौते को लेकर चर्चा हुई और अमेरिका ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ट्रंप हमले का आदेश जारी करते हैं तो सेना लंबे समय तक ईरान में अभियान चला सकती है। और पिछले साल अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर सीमित हमला किया, लेकिन इस बार योजना कहीं ज्यादा बड़ी और लंबी हो सकती है। अमेरिका पहले ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। पेंटागन ने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत भेजा गया है। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे वेनेजुएला के पास भेजा गया था। हजारों सैनिक लड़ाकू विमान मिसाइल से लैस युद्धपोत तैनात हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अटैक हुआ, अगर हमला हुआ तो इस बार भयंकर तबाही होगी। परमाणु ठिकाने ही नहीं बल्कि सुरक्षा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये रिपोर्ट्स कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा कोई भी कदम बड़ा खतरा लेकर आएगा। ईरान के पास लंबी दूरी की मारक मिसाइलें हैं और वो जवाबी कार्रवाई जरूर कर सकता है। इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।
खैर ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छा हो सकता है। 47 साल से ईरान बातें ही करते आ रहा है। इस दौरान हमने बहुत सी जानें खोई हैं, जबकि वो बात करते रहे। लोगों के पैर उड़ गए, हाथ उड़ गए, चेहरे उड़ गए। ये लंबे समय से चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। इस बीच हमारे पास जबरदस्त ताकत पहुंच चुकी है और ताकत भी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपको हमने सुनवा दिया। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो कि जंग की तैयारी को दर्शा रहे हैं। देखिए अब जरा अमेरिका ने जो जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट रवाना किया है वो कितना खतरनाक है, ये देखिए। देखिए यूएस ने मिडिल ईस्ट के लिए यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रवाना कर दिया है। जेराल्ड को मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन करियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। इस कदम से ईरान पर समुद्र आसमान दोनों से सैन्य दबाव बढ़ जाएगा। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है जो कि सालों तक बिना ईंधन दोबारा भरे चल सकता है, सालों तक। इसमें 75 से ज्यादा सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे घातक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है। वजन करीब 1 लाख टन है। यह लगभग 25 मंजिली इमारत जितनी ऊंचाई इसकी है, 25 मंजिला। फिलहाल मिडिल ईस्ट के लिए यूएसएस जेराल्ड रवाना हो चुका है। तो ये पूरी हमने आपको तैयारी बता दी। इंतजार करते हैं। आज इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार।